हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर चैप्टर में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है बच्चों डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो बिना टाइम पास किए हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे और इसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, जितने भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, ध्यान से सुनिए आप बात को। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यानी इंसुलेटिंग मटेरियल, सभी इंसुलेटिंग मटेरियल को हम क्या कह सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं। समझ गए क्या? तो डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन आप बोल सकते हो, इंसुलेटिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। एकदम सबसे सिंपल वे में जो आप डाइलेक्ट्रिक को समझ सकते हैं वो ये कि इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को ही क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। समझ गए बच्चों? इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप होते हैं बच्चों। एक को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकेंड को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक हमने समझ लिया, इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो समझते हैं, है ना, एक एक करके कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखो बच्चों, अगर कोई मटेरियल है ना, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यानी डाइलेक्ट्रिक, समझ गए बच्चों, और ये नॉर्मल स्टेट में रखा हुआ है। नॉर्मल स्टेट कहने का मतलब है यहां पर जब हमने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाया है। ठीक है, यहां पर एक्सटर्नली कोई फील्ड नहीं है, ई क्या है? जीरो है। समझ गए बात को? ध्यान से समझिए आप। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अगर इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस मटेरियल के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसमें अगर मॉलिक्यूल्स है तो हर एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं भाई? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। समझ गए क्या? हर एक मॉलिक्यूल में, है ना, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कोइंसाइड करे, मतलब दोनों का सेंटर क्या है? एक ही जगह पर है। ठीक है, प्लस का भी और माइनस का भी, मतलब प्लस चार्जेस का सेंटर और माइनस चार्जेस के सेंटर में डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, दे आर नॉट सेपरेटेड। समझ गए क्या? अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाता है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो हम ऐसे डाइलेक्ट्रिक को क्या कहते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें पोल्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर नॉट सेपरेटेड। ये ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज यहां है, नेगेटिव चार्ज यहां है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड होगा, उसके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होगा, तो क्या होगा बच्चों? डाइपोल बनेगा। ठीक है, डाइपोल यहां फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इसका डेफिनेशन अगर हमसे पूछा जाए बच्चों, इसका डेफिनेशन अगर हमसे पूछा जाए तो इसका डेफिनेशन है कि इफ
if center of positive charges and negative charges, ठीक है, if center of positive charges and negative charges coincides each other, then it is called non-polar dielectric। ठीक है बच्चों, तो इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, तो पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर यही है और नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर यही है, तो दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर गया, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बचा, गैप नहीं बचा, ठीक है, तो वो दो डिफरेंट पोल्स ना हुए, है ना, दो डिफरेंट पोल नहीं हुए, तो नॉन पोलर, है ना, पोल्स नहीं फॉर्म कर पा रहे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हमने उसको कह दिया। समझ गए क्या? इसका एग्जांपल आप देख सकते हो बच्चों, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मीथेन, बेंजीन, etc, ठीक है, मीथेन, बेंजीन एटसेट्रा जो है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आते हैं। समझ गए बच्चों? आगे बात समझ में आपको, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो इसमें हर एक मॉलिक्यूल के साथ ऐसा ही होगा बच्चों, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से, है ना बच्चों, सभी मॉलिक्यूल के साथ ऐसा ही होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि चूंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में है ना गैप नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, एल क्या है, जीरो है, क्योंकि कोइंसाइड कर गया है ना, एल जीरो है, ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा तो प्लस और माइनस यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस, तो एल क्या है, जीरो है। आप याद करो बच्चों कि जब भी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके बीच में कुछ स्मॉल गैप होता है, तो हम क्या कहते हैं कि डाइपोल फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो रहा है। तो क्या यहाँ पर डाइपोल फॉर्म होगा? क्यों? क्योंकि P का फॉर्मूला क्या था भाई, Q इंटू L था, तो यहाँ पर L जीरो है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नहीं फॉर्म होगा। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, किसी के भी पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। समझ गए क्या बच्चों? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल नहीं होता है, डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, डाइपोल मोमेंट हर एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, जीरो होता है। इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बच्चों, इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, डाइपोल मोमेंट ऑफ each molecule is zero। अब भाई हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो नेट क्या होगा, नेट भी जीरो होगा, है ना, ठीक है बच्चों। तो each molecule is zero and total dipole moment of dielectric is also zero। अब भी मैं ये कब की बात कर रहा हूं बच्चों, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है, गिवन दैट नो फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, ये तब की बात है जब हमने कोई बाहर से फील्ड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, इस पर हमने बाहर से कोई फील्ड नहीं अप्लाई किया है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, डाइपोल फॉर्म नहीं होता है, तो हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है और नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता है। ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। समझ गए बच्चों? तो दिस वाज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो भाई ये बात हुई कब की, जब हमने बाहर फील्ड जीरो रखा था। अगर मैं इसके ऊपर फील्ड अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में वो कैसे बिहेव करेगा। बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों कि पहले E जब 0 था, जब नहीं था, तो फिर क्या सिचुएशन था, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है बच्चों, ये सिचुएशन था जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। जब मैं इस पर फील्ड अप्लाई करूंगा बच्चों, जब मैं इस पर फील्ड अप्लाई करूंगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं रहेगा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बल्कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। आपको पता है बच्चों कि जब फील्ड अप्लाई होता है तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इस पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है बच्चों, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उन पर डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा। तो ये सभी क्या होंगे, है ना, राइट साइड में फोर्स फील करेंगे, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उसमें अप्लाइड फील्ड, हमने फील्ड को इस तरफ अप्लाई किया है। ठीक है, हमने फील्ड को इस तरफ अप्लाई किया, तो जो भी नेगेटिव चार्जेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो वो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो वो इस तरफ सेटल हो जाएंगे। तो ये जो है, अब इसका अरेंजमेंट प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर, है ना, प्लस माइनस, इस तरीके से ओरिएंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जब हम फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपको दिख रहा है चीजें। ठीक है बच्चों, तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिहेव्स लाइक दिस, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिहेव्स लाइक दिस। अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों, अब दिख रहा है कि सर डाइपोल क्रिएट हो गए, है ना। देखो इसके पास भी डाइपोल आ गए, अब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ये भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज सेपरेट हो गया। तो अब हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या आ गया, डाइपोल आ गया। समझ गए क्या, डाइपोल मोमेंट आ गया। इतनी बात समझ में आई, जो कि इन द अब्सेंस ऑफ फील्ड इंडिविजुअली नहीं था, टोटल भी नहीं था। ठीक है, इंडिविजुअली भी नहीं था, टोटल भी नहीं था, लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें डाइपोल आ जाएंगे। ठीक है, नेट डाइपोल आएगा क्या, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, वैसे हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो प्लस से माइनस की तरफ होता है, सॉरी माइनस से प्लस की तरफ होता है डाइपोल का डायरेक्शन। तो ये हो गया भाई, इसका डाइपोल ऐसा, इसका डाइपोल ऐसा, इसका डाइपोल ऐसा। तो सभी डाइपोल्स क्या हो गए बेसिकली, देखो तो अलाइंड हो गए, है ना। तो सब क्या करेंगे, एक दूसरे को एडअप करेंगे। जब एक दूसरे को एडअप करेंगे बच्चों, तो जब एक दूसरे को एडअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जब फील्ड एक्सटर्नली 0 था उस टाइम क्या था, नेट डाइपोल मोमेंट 0 था। बट जब आप फील्ड अप्लाई करोगे तो इस पे नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप्स। ठीक है बच्चों, नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। ओके, तो ये थी कहानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। दूसरा हमने सीखा है कि इसका सेकंड टाइप होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। एज नेम सजेस्ट, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पोल्स होंगे, पोलर है, पोलर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। पोलर डाइलेक्ट्रिक,
ठीक है बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो और मैं ये जो बात कर रहा हूं वो कब की बात कर रहा हूं, जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो है, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन नॉर्मल स्टेट, जब उस पर कोई बाहर से फील्ड नहीं लगाया गया है, उस समय भी इसमें क्या होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, है ना, कोइंसाइड नहीं करता, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कोइंसाइड नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में, है ना, ऑलरेडी पोल्स फॉर्म्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी जो है एक पोल डेवलप्ड है, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल के पास। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, कि इफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर, इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, है ना, यहां पर कोइंसाइड नहीं कर रहा, वहां पर कोइंसाइड कर रहा था। तो इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट coincide with each other then we call it polar dielectric। ठीक है, if center of positive and negative charge does not coincide each other, ठीक है, then we call it polar dielectric। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ओके, अब एक चीज समझिए यहां पर बच्चों, मैंने जो पहले से ऑलरेडी क्या है, हर एक मॉलिक्यूल के पास इंडिविजुअली, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास डाइपोल है, बट ये इस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं, अगर नहीं है फील्ड बाहर से, तो इसका डाइपोल क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस ऐसा, है ना, इसका डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा, इसके डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा है, इसके डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा है, इसके डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा, इसका ऐसा, इसका इस तरीके से, इसका इस तरीके से, इसका इस तरीके, तो सब क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है। जब फील्ड नहीं रहेगा, जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है, उस टाइम इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होता है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझिए, कि when there is no external electric field, in the absence of electric field, each individual molecule has, है ना, each individual molecule has the dipole moment, but they are so oriented that their total dipole moment is still zero in the absence of electric field। समझ में आ रहा है बात को, ठीक है, तो मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं नोट करके, ठीक है, इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बच्चों, इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, each molecule has dipole moment, ठीक है बच्चों, but they are randomly oriented in absence of external field, so net dipole moment is zero।
ठीक है बच्चों, नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, अभी भी जीरो रहेगा। इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है बट नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। ये बात समझ में आ गई आपको। एग्जाम्पल देख सकते हो इसका, एग्जाम्पल हो जाता है बच्चों NH3 HCl वाटर, इस तरीके की जो चीजें होती है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आते हैं। अंडरस्टूड बच्चों। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं, कोई इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं होता। नॉन पोलर में क्या होता है बच्चों, सॉरी पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए इंडिविजुअली डाइपोल फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट वहां पर भी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहां पर भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। समझ गए बच्चों। तो ये रही बात पोलर डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, अब ये थी बात कब, जब फील्ड नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब फील्ड होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, तो बिहेवियर ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, बिहेवियर ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक in the absence of, sorry, in the presence of electric field, ठीक है बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सी, मैंने क्या बोला कि जब फील्ड नहीं था, ठीक है, तो हर एक डाइपोल क्या थे, हर एक इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूलर डाइपोल थे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। ठीक है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से, तो अगर मान लो ये इस तरीके से ओरिएंटेड है तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसा। तो हो सकता है ये कैसा हो, ठीक है, इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, किसी का डायरेक्शन ऐसा होगा, किसी का डायरेक्शन ऐसा होगा, किसी का डायरेक्शन ऐसा होगा, किसी का डायरेक्शन इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से, ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई। अब जब आप इसके ऊपर फील्ड अप्लाई करोगे, जब इसके ऊपर आप फील्ड अप्लाई करोगे तो E अब जीरो नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं है। आपको पता है बच्चों कि किसी डाइपोल को, है ना, किसी डाइपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखो तो उस पर क्या होता है, उस पर क्या होता है, टॉर्क लगता है। और टॉर्क क्या करता है, उसको फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने का काम करता है। समझ गए क्या। अगर यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E और यहां पर हमने एक डाइपोल रख दिया P, ठीक है, तो इसको क्या करेगा ये, है ना, P का डाइपोल का मतलब क्या हुआ भाई, यहां पर ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो प्लस के डायरेक्शन में और इस पे माइनस के डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, टॉर्क इसको इस तरीके से घुमाएगा, तो ये घूम करके क्या होगा, इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, तब तक इस पर टॉर्क लगता रहेगा। समझ में आए क्या। तो भाई हर एक डाइपोल क्या हो जाएंगे, अब अलाइंड हो जाएंगे, और अलाइंड होकर के सब के सब एक डायरेक्शन में स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये कैसा हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरीके से ये सभी क्या हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। क्लियर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से हो जाते हैं। पहले क्या थे ये, है ना, अब देखो सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में आ गए, है ना, अलाइन हो गए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ओके,
तो अब देखो, अब चूंकि सभी एक ही डायरेक्शन में है बच्चों, तो डायपोल क्या हो जाएंगे, डायपोल मोमेंट इनके एडअप हो जाएंगे। जब इनके डायपोल मोमेंट एडअप हो जाएंगे तो नेट डायपोल मोमेंट क्या देगा, अब नेट डायपोल मोमेंट होगा, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायपोल मोमेंट डेवलप्स। ठीक है बच्चों, नेट डायपोल मोमेंट इस पर आ जाता है। तो ये था बिहेवियर, है ना, पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो आपने देख लिया नॉन पोलर भी और पोलर भी। ठीक है बच्चों, अब सवाल उठता है कि डाइलेक्ट्रिक के रूप में कौन ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है, पोलर की नॉन पोलर। ठीक है बच्चों, तो आप एक चीज याद रख लेना, है ना, नोट कर लो, नोट, है ना। वैसे तो हम हर एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को, इंसुलेटिंग मटेरियल को क्या मान सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मान सकते हैं, बट जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर, ध्यान से सुनिए, है ना, नॉन पोलर, जिसमें हमने क्या बोला था, प्लस और माइनस कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें प्लस और माइनस कोइंसाइड करते हैं उसको, ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसको हम लोग जनरली जो है डाइलेक्ट्रिक के तौर पर यूज करते हैं, यूज्ड जनरली एज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, इसको ज्यादा प्रिफर किया जाता है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को। ओके, सो इस बात को भी आपको नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पोलराइजेशन। अब एक चीज दोनों में ही कॉमन दिखा, क्या दोनों में, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो। ठीक है बच्चों, एक चीज कॉमन दिखा दोनों में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद दोनों का कंडीशन एक जैसा हो जाता है। ठीक है, पहले दोनों का नेट डायपोल मोमेंट क्या था, 0 था, बट इसको अप्लाई करने के बाद, फील्ड को अप्लाई करने के बाद दोनों का डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, आ जाता है। अब नेट डायपोल मोमेंट आएगा। तो जैसा कि मैंने E नॉट इक्वल टू 0 में, है ना बच्चों, दोनों में से कोई भी अगर उठा के देखो तो मेरा सिचुएशन कैसा आया था, एक ही आया था, है ना बच्चों, कैसा, इस तरीके का, है ना। सभी में क्या हुए थे, प्लस, है ना, अगर फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है तो प्लस इस तरफ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ऐसा हो गया था। आ रही बात समझ में। तो बच्चों, चाहे ये पोलर डाइलेक्ट्रिक रहा हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रहा हो, दोनों ही कंडीशन में फील्ड अप्लाई करने के बाद एक जैसा सिचुएशन हो जाता है, इस तरीके का सिचुएशन हो जाता था। ठीक है, अब आप अगर गौर से देखो, ठीक है बच्चों, तो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसल आउट, ये प्लस ये माइनस, ये, ठीक है, सिमिलरली ये दोनों, ये और ये एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है। अब इधर के जो नेगेटिव बचे हैं, इधर के जो नेगेटिव बचे हैं और इधर के जो नेगेटिव पॉजिटिव बचे हैं, ठीक है बच्चों, तो ये चार्जेस क्या हो जाते हैं, देखो पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे से पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक था, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, उसके दोनों फेसेस पर एक नेट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, चार्ज आ जाते हैं, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस चार्ज आ जाएगा, तो माइनस क्यू आई बोल सकता हूं और इसको प्लस क्यू आई बोल सकता हूं। आई मतलब इंड्यूस्ड चार्ज, है ना, आई मतलब इंड्यूस्ड चार्ज। क्यों, क्योंकि ये आया ही किस लिए है, क्योंकि हमने फील्ड अप्लाई किया है, फील्ड अप्लाई करने के कारण आया है, तो इंड्यूस्ड चार्ज आ जाता है। समझ में आया। तो ध्यान से सुनिए, पोलराइजेशन क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
देन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, हैज डेवलप्ड, ठीक है, या हैज इंड्यूस्ड है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन इट्स टू सरफेसेस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन इट्स टू सरफेसेस, ठीक है बच्चों। ये जो घटना होती है, ये जो फिनोमेना होती है, हम लोग इसको ही क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। When we apply external electric field in a dielectric, its two faces gets या its two surfaces gets equal and opposite charges, ठीक है। This phenomena is known as polarization, ठीक है बच्चों। तो मैं इस चीज को यहां पर नोट डाउन कर देता हूं। If a dielectric material, if a dielectric material is placed या is subjected to external electric field, then on its two surfaces equal and opposite charges are developed, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड, अंडरस्टूड, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड। दिस इज नॉन एज पोलराइजेशन, ठीक है बच्चों। समझ आया आपको बात? क्या बोला मैंने? जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई करूंगा तो इसके जो दो सरफेसेस होते हैं, अब मैं इसको है ना इस तरीके से दिखा सकता हूं। ये मेरे को कैसे दिखेगा कि सर इधर पर माइनस चार्जेस आ गए और इधर पर उतना ही प्लस चार्जेस आ गए, ठीक है। अब ये ऐसा बन गया है ना, जब इस पर हमने फील्ड को अप्लाई किया, ठीक है। तो इसके जो दो सरफेसेस हैं उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना ऐसा डेवलप हो गया, ठीक है। तो पोल्स डेवलप हो गए, इधर पॉजिटिव पोल बन गया, इधर नेगेटिव पोल बन गया, इसलिए पोलराइजेशन, इसका पोलराइजेशन हो गया, पोलराइज्ड हो गया। ये समझ गए क्या? सो दिस इज पोलराइजेशन। इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स टू फेसेस, इट्स टू सरफेसेस डेवलप्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, इंड्यूस्ड चार्ज है ना, दिस फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन, ठीक है बच्चों। अच्छे से समझ में आया पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है भाई, ये बात हमें समझ में आ गया। अब हमें इस पोलराइजेशन को की घटना को एक क्वांटिटी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, उसको कहते हैं बच्चों पोलराइजेशन वेक्टर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है बच्चों, पोलराइजेशन वेक्टर। अब ये पोलराइजेशन वेक्टर क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। पोलराइजेशन वेक्टर क्या कहता है? अब मैंने बताया बच्चों कि जब हमने फील्ड नहीं अप्लाई किया था, जब फील्ड नहीं था है ना, जीरो फील्ड था, तो उस समय नेट डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था। और जब हमने फील्ड अप्लाई किया तो अब क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा सर, है ना। ये देखो पॉजिटिव चार्ज, ये देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, डाइपोल डेवलप हुआ तो एक डाइपोल मोमेंट होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? तो यहां पर एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर होता है बच्चों, पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, कितना डेवलप हुआ, ठीक है। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा, नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप, ठीक है बच्चों, अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, इसको कहा जाता है पोलराइजेशन वेक्टर, अंडरस्टूड। नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर, ओके। नेट
डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये इसका आपका डेफिनेशन हुआ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, उसके बाद हम लोग सीखेंगे बच्चों पोलराइजेशन वेक्टर के बाद। अब एक चीज समझ लो, है ना, पोलराइजेशन वेक्टर तो आप समझ गए। पोलराइजेशन वेक्टर को आप कैपिटल पी से शो कर सकते हो, कैपिटल पी से शो कर सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए आप इसको ऐसा दोगे। ठीक है, अब एक चीज और समझ में आ रहा है कि चार्जेस आ गए सर, है ना, दोनों फेसेस पर चार्जेस आ गए, इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो भाई अगर मान लो इसका सरफेस एरिया ए हो तो भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा सिग्मा कितना, क्यू अपॉन ए। ठीक है, इसको इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी कह सकता हूं। तो यहाँ पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया, तो इधर क्या हो गया बच्चों, माइनस सिग्मा आई बोल लो, और इधर क्या बोल लो, प्लस सिग्मा आई बोल सकता हूं ना। ठीक है, एक फेस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, और एक फेस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। तो क्या कोई रिलेशन है इनके और इनके बीच में, है ना, पोलराइजेशन वेक्टर और इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है, बाउंड होता है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड, ठीक है बच्चों, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड क्या था बच्चों, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इनके बीच में देखते हैं कि क्या रिलेशन है। सी, हमने बोला बच्चों कि पोलराइजेशन वेक्टर इज नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारा डेफिनेशन है बच्चों, नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, ये है हमारा पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो हमने जो अभी बनाया था उसके हिसाब से, है ना, इस पर क्या आया, माइनस माइनस माइनस, और इधर क्या आया, प्लस प्लस, है ना, तो इधर आ गया बच्चों माइनस क्यू आई, और इधर क्या आ गया, प्लस क्यू आई। आ रही बात समझ में। और मान लो ये डिस्टेंस क्या है, एल, और ये सरफेस कितना है, ए। अच्छे से ध्यान से देखिए। तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, है ना, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एल, क्या बना देगा, डाइपोल बना देगा। तो कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हो, डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या है बच्चों, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज इज क्यू आई और डिस्टेंस इज एल, तो ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट बच्चों। अब बचा वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम है बताओ, तो एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ। ठीक है बच्चों, तो ये एल और ये एल क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, क्यू इंड्यूस्ड बाय ए, दिस इज पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर पोलराइजेशन वेक्टर, अब चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो P बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा आई। तो क्या समझ में आया यहां से बच्चों, यहां से हमें समझ में आया कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है ना वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के। बात समझ में आ रही है आपको, नोट करके आप इसको लिख लें, है ना, पोलराइजेशन वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, क्यों ऐसा बोल रहा हूं न्यूमेरिकली, क्योंकि डायमेंशनली इक्वल नहीं होगा। पोलराइजेशन वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कौन सा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो P इक्वल्स टू सिग्मा आई, ये चीज हमारा एस्टेब्लिश हो। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें। ठीक है बच्चों, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक
क्या ले रहे हैं बच्चों हम लोग, एक टर्म यूज होता है अक्सर, ठीक है बच्चों, अक्सर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है, ये अक्सर आपको सुनने मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब देखो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है भाई, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, समझ में आया क्या, ब्लॉक करने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसको कंडक्ट करने से रोकता है, कंडक्ट नहीं कर पाता है, कंडक्टिंग नहीं रहता है, वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर क्या करता है, अपोज करता है, समझ गए। तो हर एक चीज की एक औकात होती है कि अब हम कितना झेल सकते हैं, है ना, ये इस पर लगा रहा है, ये इसको रोक रहा है, ठीक है, तो ये एक लिमिट तक ही रोक पाएगा ना, ठीक है, हम इसको और बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे, तो एक समय तो आएगा जब इसकी औकात इससे ज्यादा हो जाएगी, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम क्या हो जाएगा, ये हार मान लेगा। अब जो इसकी इंसुलेटिंग करने की प्रॉपर्टी थी, है ना, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये और ज्यादा इंसुलेट नहीं कर पाएगा, जब इंसुलेट नहीं कर पाएगा तो ये क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा। तो है ये डाइलेक्ट्रिक है क्या, इंसुलेटिंग, बट एक समय के बाद बहुत ज्यादा फील्ड अप्लाई करने के बाद, है ना, वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कंडक्टिंग में, ठीक है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कन्वर्ट्स इनटू कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। जिस हाईएस्ट फील्ड पर जिस समय ऐसा होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हो गया, अब वो अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इफ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड beyond a certain limit, beyond a certain limit is, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, इफ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, तो सर्टेन लिमिट क्या है, वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, अलग अलग मटेरियल के लिए वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इफ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इज अप्लाइड ऑन अ डाइलेक्ट्रिक, ऑन अ डाइलेक्ट्रिक, देन तब क्या होता है, इट लूजेस, ठीक है, ये लूज कर देता है, देन इट लूजेस इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, एंड बिकम्स कंडक्टिंग, ठीक है बच्चों, क्या बन जाता है, कंडक्टिंग बन जाता है, ठीक है। दिस फेनोमेना इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है बच्चों, दिस फेनोमेना इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, अगर हम एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो डाइलेक्ट्रिक जो कि इंसुलेटिंग होता है, अब वो इंसुलेटर रहकर ना रह करके कंडक्टर बन जाता है, ठीक है, वो कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी उसमें डेवलप हो जाती है। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि उसका ब्रेकडाउन हो गया, उस डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया, समझ गए बच्चों, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अभी जो हमने बोला कि एक लिमिट है ना, सर्टेन लिमिट के बाद, तो वो कौन सा लिमिट है, कितने लिमिट तक, है ना, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना, फील्ड लाइंस को झेल सकता है, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जिस हाईएस्ट फील्ड को वो, है ना, झेल सकता है विदाउट ब्रेकडाउन, उसको कहते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। दी हाईएस्ट फील्ड that a dielectric can tolerate without its breakdown
breakdown is called dielectric strength। समझ गए बच्चों? जितना हाईएस्ट फील्ड एक डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर सकता है, झेल सकता है बिना ब्रेकडाउन हुए, है ना, यानी इस फील्ड से आगे अगर मैं अप्लाई करूंगा तो उसका ब्रेकडाउन होना तय है। इतना तक वो झेल सकता है, इसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब वो डाइलेक्ट्रिक नहीं रह जाएगा, नॉन कंडक्टिव नहीं रह जाएगा, इंसुलेटिंग नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? बेसिकली फील्ड है, और फील्ड है तो इसकी यूनिट वगैरह क्या होगी? जो फील्ड की यूनिट होती है। ठीक है, तो इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, है ना, इस तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि ये बेसिकली क्या है? फील्ड है। तो फील्ड की ही यूनिट और डायमेंशन वगैरह सब चीज इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये दो टर्म्स अक्सर यूज होंगे, तो इसको आपको जानना है। ठीक है, समझना है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा सी अक्सर हम लोग ये वर्ड सुनते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग इसको सुनते रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, कई बार हमने डिफाइन भी किया है। तो बच्चों एक बार और कर लेते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ये बेसिकली बच्चों आपने देखा, दो सिचुएशन देखा, जिसमें एक बार हमने क्या किया था, यहां पर फील्ड हमने अप्लाई किया और यहां पर फील्ड हमने इस तरीके से अप्लाई किया बच्चों डाइलेक्ट्रिक में। तो आपने क्या देखा, ये वाला फेस जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लिया और ये वाला फेस क्या कर लिया? नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से बात को सुनिए। ये जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, इसको मैं चलो मान लो बोल लेता हूं ई नॉट। दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, बाहर से फील्ड है, और उसके इन्फ्लुएंस में आकर के इसमें क्या हो गया, अंदर में, ध्यान से सुनिए, है ना, ये फील्ड तो है ही, हर जगह पर है ये फील्ड। ठीक है, हर जगह पर ये फील्ड है, लेकिन इसके अंदर में क्या हुआ, इसके अंदर में इधर प्लस और इधर माइनस डेवलप हुआ। तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड होता है ना बच्चों। तो एक नया फील्ड यहां पर डेवलप हो गया इस पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, ध्यान से समझिए, एक फील्ड यहां पर डेवलप हो गया तो इधर से इधर की तरफ है। ठीक है, तो अब आप सोचो बच्चों, है ना, इस फील्ड को मैं क्या बोल दूं? इंड्यूस्ड फील्ड बोल सकता हूं। इस फील्ड को मैं इंड्यूस्ड फील्ड बोल दिया। तो एक है भाई एक्सटर्नल फील्ड और यहां पर आ गया क्या, एक इंड्यूस्ड फील्ड। तो अब ये भी दिख रहा है कि ये वाला फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड जो है ना, जो पहले जो हमने अप्लाई किया है वो उसका डायरेक्शन राइट है, और जो इंड्यूस्ड हुआ है फील्ड उसका डायरेक्शन लेफ्ट है। तो ये इसको घटाएगा कि बढ़ाएगा? तो ऑब्वियसली ये इसको क्या करेगा, अपोज कर रहा है। तो यहां पर जो नेट फील्ड आ जाता है बच्चों, नेट फील्ड जो आ जाता है वो क्या है, ई नॉट, है ना, माइनस ई आई। ठीक है, नेट फील्ड क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस ई आई। अंडरस्टूड? तो ये जो फील्ड है वो कहां है, बाहर है, हवा में, और ये जो फील्ड है वो कहां है, अंदर है। समझ गए क्या? ये ई नॉट है और ये ई नेट। ठीक है, ई नेट किधर आ गया? तो भाई जो इंड्यूस्ड होता है वो हमेशा कम होता है इसके केस में, डाइलेक्ट्रिक के केस में। तो नेट फील्ड भी आएगा क्या, इसी के डायरेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों दो तरह का यहां पर, इसके अंदर में दो तरह का फील्ड है। ठीक है, एक जो हमने अप्लाई किया है ना, ये जो बाहर है, अगर ये सब नहीं कुछ रहता तो यही रहता फील्ड, है ना। ये डाइलेक्ट्रिक, अगर ये मीडियम अगर हमने नहीं डाला होता तो फील्ड यही रहता, ई नॉट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद देखो ये फील्ड क्या हो गया, चेंज हो गया, यहां पर कुछ कम फील्ड आएगा। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल के से शो करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन मीडियम। ठीक है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन मीडियम।
इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो मान लो बच्चों बाहर एयर है तो ई नॉट, ठीक है, तो ये ई नॉट हो गया अपॉन, है ना, यहां पर नेट फील्ड मान लो क्या है, ई है, नेट फील्ड ई है। तो क्या समझ में आया बच्चों, फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ई क्या है, फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, तो ई बराबर क्या आ गया, ई नॉट बाय के, ठीक है, ई नॉट बाय के। तो क्या समझ में आया बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कितना हो जाता है, 1/k टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हम नोट लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 से बड़ा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो यहां पर मैं नोट, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन कैसे लिख लेंगे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको आप लोग और एक नाम से जाना करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको कई बार डिस्कस किए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इन गिवन मीडियम का रेशियो इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन मीडियम। यहां से आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, है ना। वैल्यू हमेशा इसका क्या होता है, k ग्रेटर देन 1 होता है, इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है, k ग्रेटर देन 1 होता है, k इक्वल टू 1 होता है फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए, ठीक है बच्चों, और k इक्वल टू इंफिनिटी होता है बच्चों, ध्यान रखना ये बहुत बार यूज होता है, k इक्वल टू इंफिनिटी होता है फॉर मेटल या कंडक्टर, फॉर मेटल और कंडक्टर, ठीक है बच्चों। और बाकी जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होंगे उसके लिए 1 से इंफिनिटी के बीच उसकी कुछ भी वैल्यू होगी। तो चूंकि 1 से बड़ा है हमेशा k, तो फील्ड वहां पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमेशा डाइलेक्ट्रिक में फील्ड जो है वो एक्सटर्नल की तुलना में कम हो जाता है। तो यहां पर नोट करके आप लिख लें, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक is 1/k times external field, या फिर आप बोल सकते हैं reduces by 1/k times, ठीक है, reduces by 1/k times, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड की तुलना में 1/k टाइम्स हो जाता है अंदर में। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और किस नाम से जानते हैं बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही है इंड्यूस्ड चार्ज। हमने देखा कि चार्ज इंड्यूस हो रहा था, वो कितना चार्ज इंड्यूस होगा इस चीज को फाइंड आउट करना है, हाउ मच चार्ज विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है। अगर इस चीज को निकालना है तो क्या होगा, हम मान लो बच्चों 2 प्लेट्स ले लेते हैं। कौन सा प्लेट्स, कैपेसिटर के प्लेट्स, याद आ रहा है आपको। तो हमने ये 2 कैपेसिटर के प्लेट्स ले लिए, तो इस पर क्या है बच्चों, प्लस चार्ज है, चलो ठीक है, और इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। मैं बात कर रहा हूं किसका, कैपेसिटर प्लेट का। इस कैपेसिटर पर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है और इस पर माइनस सिग्मा हो जाएगा बच्चों, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो आपको पता है कि इन 2 प्लेट्स के बीच में फील्ड है ना, फील्ड तो है, कितना है याद करो, तो E बराबर क्या होता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में कितना फील्ड होता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आरी बात समझ में। अब इसमें अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, ठीक है बच्चों, अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस फील्ड में आ गया, तो ये इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड है, तो मैं इसको नाम रख लिया बच्चों ई नॉट। तो जैसे ही ये फील्ड में आया तो इसमें क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। ये फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और
इधर क्या हो जाएगा माइनस, इसमें फील्ड डेवलप पोलराइजेशन हो गया। तो इसको मैं बोल देता हूं बच्चों प्लस क्यू आई और इसको बोल देता हूं माइनस क्यू आई, ठीक है, या फिर है ना प्लस सिग्मा आई और माइनस सिग्मा आई, है ना, इस तरीके से इस पर डेवलप हो गया। अब यहां पर क्या क्या फील्ड है देखो, यहां पर इसके अंदर क्या क्या फील्ड है, एक तो हो गया एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, ठीक है, और इसके वजह से है ना, इसके वजह से डेवलप होगा, क्या बोलूंगा इसको, इंड्यूस्ड, तो हो गया भाई इंड्यूस्ड ई आई। आ रही बात समझ में, ई नॉट और ई आई। तो नेट फील्ड क्या हुआ, देयरफॉर ई नेट, दो फील्ड आया ना उसके अंदर, एक तो अप्लाइड और एक इसके वजह से जो डेवलप हुआ, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई आई। आ रही बात समझ में, नेट फील्ड उसके अंदर कितना होगा, ई नॉट माइनस ई आई। ओके, ऑल्सो अभी हम लोग सीखे, ऑल्सो अभी हम लोग मान लो इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कैपिटल के। तो अभी हमने सीखा बच्चों कि इसके अंदर जो नेट फील्ड होगा ई नेट, वो बाहर कितना है, ई नॉट का क्या हो जाता है, के टाइम्स, 1/k टाइम्स, ठीक है, तो 1/k टाइम्स हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, बराबर कर दो भाई। तो ई नॉट बाय के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। तो ई आई को इधर बुला लो बच्चों, तो ई आई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के। तो ई नॉट भी बाहर हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन के ई आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों है ना, देखो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लेट्स के बीच में क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कौन सा, इंड्यूस्ड की वजह से, तो सिग्मा आई ले लूंगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सटर्नल, सिग्मा नॉट माने थे इसको, ठीक है, तो सिग्मा नॉट, सिग्मा मान लेता हूं, चलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय के। दिस इज रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है, ये हो गया। इसी को चार्ज के टर्म में करेंगे तो बच्चों क्यू आई बाय ए इज इक्वल टू क्यू बाय ए 1 माइनस 1 बाय के। तो ये ए और ए गेट्स कैंसल, देयरफॉर क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय के। तो आप चाहो तो बच्चों कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये चीज भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस कैपेसिटर के बीच में अगर हमने किसी डाइलेक्ट्रिक को रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा वो चीज हमें यहाँ पर समझ में आ सकता है। अगर मेटल प्लेट डालेंगे, यहां पर अगर हम मेटल प्लेट डालेंगे बच्चों, तो क्या होगा, मेटल प्लेट डालने पर, ठीक है, मेटल प्लेट डालने पर के कितना हो जाता है, इन्फिनिटी, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो इस चार्ज के बराबर हो जाता है। जब ऐसा होगा तो ई आई और ई नॉट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, तो अंदर में नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0, जो कि होता है कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है। लेकिन इंसुलेटर मतलब डाइलेक्ट्रिक के केस में 0 इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ का जो फील्ड इस इंड्यूसिंग के कारण जो फील्ड डेवलप हुआ है वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर नहीं हो पाता है। कंडक्टर के केस में इंड्यूसिंग तब तक होता है जब तक दोनों फील्ड आपस में बराबर होकर के कैंसल आउट ना कर दे, ये फर्क है, समझ गए बच्चों। तो आज के लिए हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में सारी जानकारियां देखी, डाइलेक्ट्रिक के सारे कंसेप्ट हमने सीखे, ठीक है बच्चों। आगे की चीजें हम लोग कि डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर में क्या यूज है, डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर में क्या एप्लीकेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है बच्चों।